जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। साथियों हो जाइए तैयार, क्योंकि हम लोग लेके आ गए हैं साइंस का एक और वीडियो। तो आज के सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों के लिए लेके आए साथियों। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि पेन कॉपी लेके बैठ जाएं और हमारे साथ आप लोग भी जवाब दें। और साथियों जो भी इंपॉर्टेंट बात हो ना उसको नोट करते हुए चलिए शुरू करेंगे पहले प्रश्न से। तो ये रहा पहला प्रश्न आपके सामने में साथियों, आप लोग भी जवाब देते हुए चलिएगा। तो देखिए पहला प्रश्न आपके सामने है कि ऑक्सीजन परमाणु के अंतिम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं और यह किस समूह में आता है। आपको बताना है कि जो ऑक्सीजन परमाणु है ना साथियों, इसके अंतिम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये किस समूह में आता है। तो देखिए पहले तो आप लिख लीजिए क्या, ऑक्सीजन इसका परमाणु संख्या कितना होता है साथियों, 8 होता है। कितना होता है ऑक्सीजन का, 8 होता है। जब आप इसका ईसी कीजिएगा ना, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कीजिएगा, तो आपको पता चलेगा 1s2, उसके बाद 2s2, उसके बाद आपका 2p, 2 तो 4 और 4 8, 2p4। तो यहाँ से जब आप देखिएगा साथियों, तो ऑक्सीजन जो है परमाणु के अंतिम कक्ष में कितना हो जाएगा, ये हो गया पहला कक्ष, इसमें कितना 2 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया इसका दूसरा कक्ष और दूसरे कक्ष में 4 2 6 इलेक्ट्रॉन। तो अंतिम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है साथियों, 6 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए 6 वाला ऑप्शन कहाँ पे है, तो देखिए पहला ऑप्शन में ही आपको 6 दिख रहा है। उसके अलावा देखिए दूसरा में 8 है तो ये होगा नहीं, तीसरा में 7 है तो ये भी होगा नहीं, और 5 है तो ये भी होगा नहीं। तो साथियों पहला ही ऑप्शन में 6 था और यही सही हो जाएगा। और साथ में देखिए एक और सवाल पूछा है कि और यह किस समूह में आता है। तो साथियों ध्यान रखिएगा कि जब भी आप ईसी कीजिएगा और देखिए लास्ट में अगर पी जो उपकक्ष है ना, इसमें अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन आपके आके गिर रहा है तो आपको क्या करना है साथियों, जो अंतिम कक्ष में जितना इलेक्ट्रॉन है उस कक्ष में आप क्या कीजिए, 10 जोड़ दीजिए। अंतिम कक्ष में जितना इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन के साथ 10 को जोड़ दीजिए। 10 जोड़ने के जितना आएगा ना वो आपका वर्ग का पता चल जाएगा, यानी 10 और 6 16, यानी आपका ऑक्सीजन जो है ना साथियों वो कौन से वर्ग में हो जाएगा, वर्ग 16 में हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा साथियों। चलिए इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे पहले सवाल के बाद दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं फटाफट साथियों। ये रहा दूसरा, आप लोग भी जवाब दीजिए। देखिए क्या है कि यदि किसी तंतु में प्रकाश पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण यात्रा कर रहा है तो ये किस में प्रयुक्त होता है। देखिए क्या बोला है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आपका प्रश्न है, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं साथियों, TIR, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोला जाता है इसको, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या पूर्ण आंतरिक परावर्तन आपका ऑप्टिकल फाइबर में होता है साथियों, या फिर कैमरा में होता है, या फिर आपका दूरबीन में होता है, या फिर प्रिज्म में होता है। फटाफट इस सवाल का आप लोग जवाब दीजिए कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन किस में होता है। तो ध्यान रखिएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन आपका किस में होता है साथियों, ऑप्टिकल फाइबर में होता है। ऑप्टिकल फाइबर जो है वो आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित है। और देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन से ना एक तो ऑप्टिकल फाइबर हो गया, इसके अलावा कुछ बातें और आप जान लीजिए। जैसे साथियों इंडोस्कोपी जो होता है ना, कभी कभी एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं कि इंडोस्कोपी जो है इसमें आपका कौन सा घटना है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन इंडोस्कोपी में भी होता है साथियों। और इसके अलावा जो आपका काफ़ी फेमस है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, आपका मृगमरीचिका। क्या साथियों, मृगमरीचिका से रिलेटेड बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो मृगमरीचिका के बारे में भी जब भी पूछे तो ये भी आपका क्या होता है साथियों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर ही आधारित है। इन सभी बातों को भी आप ध्यान रखिएगा। तो 2 का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 2 के बाद तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। इसी तरह से आप लोग तैयारी करते रहें, क्योंकि बहुत जल्द आप लोगों का एग्जाम होने वाला है। देखिए साथियों तीसरा प्रश्न कि मानव हृदय में शुद्ध रक्त कहाँ पाया जाता है। आपको बताना है कि हमारा जो हृदय है उसमें शुद्ध रक्त कहाँ पाया जाता है। देखिए हृदय से रिलेटेड ना कुछ बातें हैं जिसको आप जान लीजिए कि मानव का जो हृदय है ना, इसमें कितना चैम्बर है साथियों, 4 चैम्बर है। 4 चैम्बर में 2 अलिंद है और 2 साथियों क्या है, इनसे नीले। आप इस तरह समझिएगा, 2 अलिंद और 2 नीले होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा कि 2 अलिंद और 2 नीले होता है किसमें, 4 चैम्बर में। और कभी कभी एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं कि मानव हृदय में कितना चैम्बर है, तो 4 चैम्बर है साथियों, इस बात को ध्यान रखिएगा। और हृदय का क्या कार्य है साथियों, तो देखिए कुछ काम नहीं, बल्कि ये क्या करता है, सिर्फ ब्लड को पंप करता है। और आपके शरीर का सबसे बिजी ऑर्गन कभी पूछे, सबसे वेस्ट ऑर्गन कौन सा है, तो आपका हृदय ही है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। अब आपको सवाल का जवाब देना है कि शुद्ध रक्त कहाँ पाया जाता है। तो आपको ना हम एक ट्रिक बताते हैं साथियों। कौन सा ट्रिक, एक ट्रिक बताते हैं, शायद आप लोग भी अपने पे इम्प्लीमेंट कीजिएगा। देखिए आसान सा ट्रिक है, आप ध्यान रखिएगा कि आपका ना जिधर हृदय है उधर शुद्ध रक्त बहता है। बस जिधर आपका हृदय है ना साथियों,
उधर क्या होता है, शुद्ध रक्त बहता है। अब आप बताइए आपका हृदय किधर है, क्या आपका हृदय दायां तरफ है साथियों, नहीं, तो इधर शुद्ध रक्त नहीं होगा, इसको आप काट दीजिए। क्या आपका हृदय बायां तरफ है साथियों, बिल्कुल बायां तरफ है, इसको भी रहने दीजिए, आगे वाला ऑप्शन पढ़िए। क्या आपका हृदय दायां तरफ है, नहीं साथियों, इसको भी आप काट दीजिए। फेफड़ों की धमनी, इसको तो आप काटे दीजिए साथियों, ये तो पहले से गलत है। तो क्या बोला कि मानव हृदय में शुद्ध रक्त कहाँ पाया जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा जिधर आपका हृदय है, आपका हृदय किधर है साथियों, बायां साइड में है। आपका हृदय कहाँ है, बायां साइड में है, इसलिए क्या हो जाएगा, वो आपका शुद्ध रक्त किधर हो जाएगा, बायां नीले। आपको याद रखने का ट्रिक बता दिए कि जिधर आपका हृदय होगा ना साथियों, उधर ही क्या होता है, शुद्ध रक्त बहता है, और जिधर नहीं है तो उधर अशुद्ध रक्त बहता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा साथियों। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो आप लोग बताइए कि ये ट्रिक आप लोगों को कैसा लगा। चलिए बढ़ेंगे 3 के बाद चौथे प्रश्न की ओर। साथियों ये रहा चौथा प्रश्न, आप लोग जवाब दीजिए कि किसी दर्पण द्वारा बनी प्रतिबिंब उल्टी, वास्तविक और परिवर्धित हो तो दर्पण कौन सा है। देखिए साथियों क्या बोला, उल्टी बोला है। उल्टी मतलब यानी उल्टा। जब उल्टा प्रतिबिंब बनेगा तो ऑब्वियसली वो आपका वास्तविक भी होगा, उल्टा होगा तो वास्तविक होगा हर हाल में साथियों। तो देखिए उल्टी, वास्तविक और परिवर्तित मतलब बड़ा है, तो दर्पण कौन सा है, क्या वो दर्पण उत्तल दर्पण है, या समतल दर्पण है, या अवतल दर्पण है, या साथियों कोई नहीं। तो कोई नहीं को तो आप पहले इसको नेगलेक्ट कर दीजिए, इसको हटाइए। देखिए क्या है कि आपका समतल दर्पण में साथियों कभी भी उल्टा प्रतिबिंब नहीं बनता है। जब उल्टा नहीं होगा तो वास्तविक भी नहीं होगा, मतलब इसको भी आप काट दीजिए। उसके बाद आप देखिएगा साथियों उत्तल दर्पण जो है आपका, उत्तल दर्पण, इसमें भी आपका ना कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है, नहीं उल्टा नहीं बनता है, इसको भी आप काट दीजिए साथियों। बचा कौन, आपका अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण में क्या होता है साथियों, उल्टा प्रतिबिंब बनता है, और जो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा वो आपका क्या होगा, वास्तविक होगा। यानी इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगर आपको देखिए ऐसे सवाल नहीं पूछ के इस तरह भी पूछ सकता था कि यानी वास्तविक प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है, तो आप ध्यान रखिएगा आपका अवतल दर्पण हो जाएगा। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा साथियों। अब देखिए यहाँ से ना उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण से रिलेटेड कुछ बातें और भी पूछ दिया जाता है कि उत्तल दर्पण को ना एक और नाम से जाना जाता है। किस नाम से साथियों, इसको अपसारी दर्पण के नाम से भी जाना जाता है। इन सभी बातों को आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसको ना अपसारी दर्पण के नाम से जाना जाता है साथियों। और जो आपका अवतल दर्पण है ना, इसको अभिसारी दर्पण के नाम से जाना जाता है। इन सभी बातों को भी आप लोग ध्यान रखिएगा साथियों। क्या इसको अभिसारी दर्पण और आपका उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण के नाम से जाना जाता है। फिलहाल इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो बताइए आप लोगों को आज का सेशन कैसा लग रहा है साथियों। चलिए बढ़ेंगे 4 के बाद 5वां प्रश्न की ओर। ये रहा 5वां प्रश्न, आप लोग जवाब दीजिए कि कौन सा तत्व अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करता है। बताइए इनमें से कौन सा तत्व आपका अम्ल के साथ भी रिएक्शन करता है और क्षार के साथ भी रिएक्शन करता है। जरा आप लोग प्यार से ये बता दिए कि जब अम्ल और क्षार आपस में रिएक्शन करता है तब उस रिएक्शन को क्या कहते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। फिलहाल इस सवाल का आपको जवाब देना है कि अम्ल और क्षार दोनों के साथ कौन रिएक्शन करता है। क्या आपका जिंक करता है, या फिर आपका कॉपर करता है, या फिर साथियों सिल्वर Ag, या फिर आपका Na मीन्स सोडियम। तो देखिए साथियों आपका अम्ल और क्षार दोनों के साथ ना रिएक्शन जो करता है वो आपका कौन है, जिंक है। कौन साथियों, जिंक जो है ये आपका अम्ल के साथ भी रिएक्शन करता है और क्षार के साथ भी रिएक्शन करता है। अब देखिए जिस तत्व में ये वाला गुण पाया जाता है कि वो आपका अम्ल के साथ भी रिएक्शन करे और क्षार के साथ भी रिएक्शन करे, साथियों उसको बोलते हैं एम्पोथेरिक बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, एम्पोथेरिक। कौन सा गुण, एम्पोथेरिक बोलते हैं, एम्पोथेरिक एलिमेंट बोलेंगे उसको, यानी एम्पोथेरिक तत्व बोलेंगे। इस बात को आप ध्यान रखिएगा साथियों। तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे 5 के बाद 6ठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फटाफट। ये रहा साथियों 6ठा प्रश्न, जवाब दीजिए आप लोग कि पृथ्वी पर कोई वस्तु भारहीन कब हो सकती है। देखिए पृथ्वी पर कोई वस्तु भारहीन मतलब उसमें से भार कब खत्म हो सकता है, क्या जब वो शून्य में हो उस समय, या फिर साथियों जब वो गिर रही हो उस समय, या फिर जब वो पृथ्वी की कक्षा में हो और केवल गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में हो उस समय, या फिर साथियों जब वो तेज गति से घूम रही हो उस समय। तो आप ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी पर ना कोई भी वस्तु भारहीन कब होगा, जब वो क्या होगा, जब पृथ्वी की कक्ष में हो। जब वो कब होगा साथियों, जब वो पृथ्वी की कक्ष में हो और केवल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, बल के प्रभाव में हो। यानी इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आपका 6 का आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन सी हो जाएगा। बस आपको प्यार से ये बताना है जो आपका गुरुत्वीय त्वरण है ना, गुरुत्वाकर्षण बल यानी जो कैपिटल जी है इसका मान कितना होगा साथियों, और आपका जो स्मॉल जी है जिसको गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं, इसको गुरुत्वीय नियतांक बोला जाता है, और इसको जो गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं स्मॉल जी, इसका मान कितना होगा। इन दोनों का मान आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, हर हाल में बताना है साथियों। चलिए 6 के बाद बढ़ते हैं 7वां प्रश्न की ओर। ये रहा 7वां प्रश्न, बताइए कि कौन सा यौगिक अम्लीय विलयन
में नीले लिटमस को लाल कर देता है, लेकिन धातु के साथ हाइड्रोजन गैस नहीं निकालता है। बताइए कौन सा जो यौगिक है इन चारों ऑप्शनों में से कि वो आपका अम्लीय विलयन में नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है लेकिन धातु के साथ हाइड्रोजन गैस नहीं निकलता है। तो साथियों अगर यहाँ पे आप गौर से देखेंगे तो एक सवाल तो यहाँ खुद बनता है कि क्या करता है अम्लीय विलयन में नीले को लाल, यानी अम्ल का क्या गुण है साथियों, अम्ल आपका क्या करता है, यहाँ से एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि अम्ल क्या करता है, आपका जो नीला लिटमस होता है ना, नीले लिटमस को किस में बदल देता है, लाल में बदल देता है। अम्ल का क्या गुण है, वो नीले लिटमस पत्र को लाल में बदल देता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और आपको एक ट्रिक भी बताए थे साथियों कि अम्ल क्या करता है, जलाने का काम करता है, और जलाने के बाद उसका रंग कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। इसका मतलब अम्ल क्या करेगा, नीले को जला के लाल कर देगा, यानी अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। अब आपको बताना है कि लेकिन धातु के साथ हाइड्रोजन गैस नहीं निकालती है, क्या आपका वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा, या फिर आपका एसिटिक अम्ल हो जाएगा, या फिर आपका सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा, या फिर साथियों आपका इसको काउंट कर लीजिए कितना कार्बन है, 6 कार्बन है और एक है 7, तो कितना हो जाएगा, पेंटहेक्स हेप्टेनोइक एसिड बताइए, या फिर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। बताइए इन चारों में से कौन होगा साथियों। तो देखिए आपका कौन हो जाएगा, जो आपका हेप्टेनोइक एसिड है ना, यानी C6H5COOH, ये आपका क्या हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा आपका कि ये तो आपका अम्लीय विलयन में नीले लिटमस को लाल कर देगा लेकिन ये आपका हाइड्रोजन गैस नहीं निकालेगा, यानी इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अब देखिए यहाँ से अगर कुछ सवाल और भी आपका बन सकता है, ये पूछ देगा कि इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये जो आपका हाइड्रोकार्बन है साथियों, इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। तो आप ध्यान रखिएगा इसमें आपका क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा साथियों। कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड है आपका, इस हाइड्रोकार्बन में क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। और ये आपका क्या है साथियों, सल्फ्यूरिक अम्ल है, और यही आपका अम्लों का राजा के भी नाम से जाना जाता है, और यही आपका बैटरी में भी इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए बैटरी का अम्ल भी इसे कहा जाता है, और इसी को एसिटिक एसिड कहा जाता है साथियों, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। और इसमें भी आपका क्या है, इसमें भी आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ही है। और ये जो पहला ऑप्शन है ये आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जो हमारे अमाशय में पाया जाता है। चलिए 7 के बाद बढ़ेंगे 8वां प्रश्न। तो बताइए साथियों अगर कोई भी सवाल पूछता है तो आप इजीली इसको आप बता देते हैं। चलिए 7 के बाद बढ़ते हैं 8वां प्रश्न की ओर। देखिए क्या 8वां प्रश्न कि प्लाज्मा झिल्ली की अर्धपारगम्यता किसके लिए आवश्यक होती है। देखिए प्लाज्मा झिल्ली जो है जिसको पीएम यानी प्लाज्मा मेम्ब्रान कहते हैं, या फिर इसी को सेल वॉल भी कहा जाता है, प्लाज्मा झिल्ली को ही साथियों कोशिका झिल्ली भी कहा जाता है, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। जो प्लाज्मा झिल्ली है ना, इसी को कोशिका झिल्ली भी कहा जाता है, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा साथियों। तो देखिए क्या बोला है कि कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य किसके लिए आवश्यक होती है, क्या ऊर्जा निर्माण के लिए, या फिर जल का निष्कासन के लिए, या फिर पदार्थों का चयनात्मक परिवहन के लिए, या फिर आनुवांशिक सूचना का संचरण के लिए। तो साथियों ध्यान रखिएगा जो आपका कोशिका झिल्ली है ना, ये आपका अर्धपारगम्य होता है, और अर्धपारगम्य के साथ साथ ये आपका जीवित भी होता है। देखिए अर्धपारगम्य का क्या गुण है कि ये आपका क्या करता है, पदार्थों का ना चयन करता है, पदार्थों का चयन करता है। चयन से मतलब ये है कि वो उन्हीं पदार्थों को अंदर जाने देता है फिर बाहर जाने देता है जिसका उसको ज़रूरत है साथियों। सबको है ना, सबको यानी सारे पदार्थों को अंदर बाहर कोशिका के अंदर बाहर होने नहीं देता है। ये क्या करता है, चुन चुन करके यानी चयन करके उसको अंदर बाहर करने देता है। इसलिए इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन सी हो जाएगा। और जो आपका अर्धपारगम्य है यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा झिल्ली जो है साथियों, ये आपका किससे बना होता है, लिपिड और प्रोटीन से बना होता है। किससे, लिपिड प्लस प्रोटीन से मिलकर बना होता है, इस बात को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। और साथ ही जो आपका सेल वॉल जिसको कोशिका झिल्ली कहते हैं या फिर प्लाज्मा झिल्ली, ये आपका कैसा होता है, जीवित होता है, यानी आपका ये जिंदा होता है। और ये भी ध्यान रखिएगा ये आपका मुलायम होता है साथियों, लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बना होता है ना, इस वजह से आपका मुलायम होता है, इस बात को भी मुलायम और लचीला होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए 8 के बाद बढ़ते हैं 9वां प्रश्न की ओर। तो साथियों बताइए आज का सेशन आप लोगों को कैसा लग रहा है। देखिए 9वां प्रश्न है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे किस माध्यम में सबसे अधिक गति से चलती है। देखिए विद्युत चुम्बकीय तरंगे जो है साथियों वो किस माध्यम में सबसे अधिक गति से चलती है, क्या वो ठोस माध्यम में, या फिर द्रव माध्यम में, या फिर वायु माध्यम में, या फिर निर्वात में। तो साथियों देखिए विद्युत चुम्बकीय तरंग ना, इसकी गति और प्रकाश की गति ना दोनों सेम होता है। विद्युत चुम्बकीय तरंग की गति निर्वात में और प्रकाश की गति दोनों का गति ना निर्वात में सेम होता है। तो अब आप बता दीजिए कि इसका गति कितना हो जाएगा। तो जितना आपका किसका होता है साथियों, प्रकाश का होता है। तो प्रकाश का कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। यही ना होता आपका प्रकाश का गति, और यानी आपका निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंग की गति और प्रकाश की गति ना दोनों आपस में बराबर होता है साथियों। यानी इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे 9 के बाद 10वां प्रश्न की ओर। ये रहा 10वां प्रश्न, आप लोग जवाब दीजिए कि न्यूटन के गति के तीसरे नियम का दैनिक जीवन में सर्वश्रेष्ठ उदाहरण क्या है। देखिए न्यूटन साहब ने 3 गति का नियम दिया था, उनमें से आपको बोला है कि तीसरे नियम का दैनिक जीवन में
क्या बेस्ट उदाहरण होगा, बेस्ट एग्जाम्पल होगा कि आपका बस का चलाना। तो साथियों बस का चलाना ये तो आपका हो जाएगा, ये आपका न्यूटन साहब के प्रथम नियम। जब आप बस चल रहा है उसमें कोई आदमी बैठा हुआ है तो आगे की ओर या पीछे की ओर जो हो रहा है वो आपका न्यूटन साहब के फर्स्ट नियम से हो जाएगा। साथियों यहाँ पे क्या हो जाएगा, गोली का पीछे धकेलना बंदूक को। तो देखिए जब आदमी गोली चलाता है ना तो वो आदमी को ना पीछे की ओर धकेलता है। और आप जानते हैं कि तीसरा नियम क्या है कि आगे की ओर आप जितना क्रिया कर रहे हैं उतना ही क्रिया पीछे की भी और भी होगा। तो उसी को आपको क्या बोलते हैं साथियों, न्यूटन का तीसरा नियम। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देते हैं, आप नाव से अगर छलांग मारते हैं ना पानी में तो जितना गति से आप आगे की ओर बढ़ते हैं नाव उतना गति से पीछे की ओर भी भागता है। ये भी आपका न्यूटन साहब के तीसरे गति नियम पर ही उधर एग्जाम्पल है साथियों। तो देखिए सेब का गिरना ये तो होगा नहीं, बार बार सेब नहीं गिरता है। चंद्रमा का पृथ्वी की चारों ओर घूमना ये भी नहीं होगा साथियों। तो इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे 10 के बाद 11वां प्रश्न की ओर। साथियों 11वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है। क्या है कि अपवर्तन के कारण आकाश नीला क्यों दिखता है, बताइए। देखिए सबको पता था कि अपवर्तन के कारण आकाश नीला दिखता है, लेकिन क्यों दिखता है बताइए। क्योंकि लाल रंग बिखरता है इस वजह से, क्योंकि नीला रंग कम तरंग दैर्घ्य का होता है इस वजह से, या फिर क्योंकि सूर्य की किरणें वक्र होती है, या फिर साथियों क्योंकि हवा नीली होती है। आप लोग इस सवाल का जवाब दीजिए। तो देखिए अपवर्तन के कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है। एक सवाल का जवाब तो ये हो गया कि आकाश किस लिए नीला दिखाई देता है, तो अपवर्तन के कारण। अब उनमें से क्यों साथियों, तो देखिए क्या होता है, क्या है ना कि क्योंकि नीला रंग कम तरंग दैर्घ्य का होता है। जो नीला रंग होता है ना साथियों वो क्या होता है, कम तरंग दैर्घ्य का होगा। और देखिए जिसका तरंग दैर्घ्य कम होगा ना उसका प्रकीर्णन क्या होगा साथियों, ज़्यादा होगा। जिसका तरंग दैर्घ्य कम होगा उसका प्रकीर्णन ज़्यादा होगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। जैसे देखिए आपका लाल रंग का तरंग दैर्घ्य ना सबसे अधिक है, लाल रंग जो है इसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक है साथियों। इस वजह से इसका क्या होता है, इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलेंगे 11 के बाद बढ़ते हैं 12वां प्रश्न की ओर फटाफट। ये रहा साथियों 12वां प्रश्न। क्या है कि कोई वस्तु जब दर्पण के फोकस पर रखी जाती है तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है। क्या वो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनेगा, या फिर आभासी और सीधा बनेगा, या फिर कोई प्रतिबिंब नहीं बनता है, या अनंत पर बनता है। साथियों देखिए आप लोग पढ़े होंगे कि कोई भी दर्पण के सामने में ना वस्तु को कहाँ रखने पर कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, उसके लिए आप लोग एक ट्रिक पढ़े होंगे। क्या कि अगर अनंत का संबंध किसके साथ है साथियों, अनंत जो है, रुकिएगा, ये जो आपका अनंत है इन्फिनाइट, इसका संबंध आपका फोकस के साथ है। इस बात को आप जानते हैं कि अगर अनंत पर वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। अगर आपका फोकस पर प्रतिबिंब है साथियों, अगर कोई वस्तु फोकस पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, अनंत पर बनेगा। इस बात को आप जानते हैं, यानी अनंत का रिलेशन हमेशा फोकस के साथ ही रहा है। तो देखिए वस्तु को कहाँ रखा गया है, दर्पण के फोकस पर रखा गया है, तो देखिए वो आपका कहाँ बन जाएगा, तो अनंत पर बनेगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगर मेरे प्यारे साथी अगर आप लोग भूल गए थे तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि फोकस का संबंध अनंत के साथ और अनंत का संबंध फोकस के साथ। जब भी फोकस की बात आ जाए आप समझ जाइएगा उसका रिलेशन अनंत के साथ है, और उसी हिसाब से आप बता दीजिएगा कहाँ पे उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो साथियों इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 12 के बाद बढ़ते हैं 13वां प्रश्न की ओर। देखिए साथियों 13वां प्रश्न है कि कौन सा अम्ल प्रयोगशाला में एक सामान्य अम्ल के रूप में उपयोग किया जाता है। प्रयोगशाला में किस अम्ल को एक सामान्य अम्ल के रूप में इस्तेमाल करते हैं, क्या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को, या कार्बोनिक अम्ल को, या फॉर्मिक अम्ल को, या लैक्टिक अम्ल को। फटाफट आप लोग जवाब दिए साथियों। देखिए लैक्टिक अम्ल जो है ना इसी की वजह से आपकी मांसपेशियां ना वो दर्द होने लगता है, ये अगर जमा हो जाता है तो। और फॉर्मिक अम्ल जानते हैं ये आपका लाल चींटी के डंक में, बिच्छू के डंक में, या फिर मधुमक्खी के डंक में आपका क्या पाया था साथियों, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। और कौन सा अम्ल प्रयोगशाला में सामान्य अम्ल के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा साथियों, जिसको क्या बोलते हैं, HCl बोलते हैं। क्या बोलते हैं, HCl बोलते हैं। यानी 13 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए बताइए कैसा लग रहा है अब तक आप लोगों को सेशन। बढ़ते हैं 13 के बाद 14वां प्रश्न की ओर। साथियों ये रहा 14वां प्रश्न कि क्लोरोफिल किस तत्व की उपस्थिति में बनता है। देखिए क्लोरोफिल क्या है, एक वर्णक है। क्लोरोफिल क्या है साथियों, एक वर्णक है जिसको पिगमेंट बोलते हैं। इसी की मौजूदगी के कारण पत्तियों का रंग कैसा होता है, हरा होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और देखिए क्या बोला कि क्लोरोफिल किस तत्व की उपस्थिति में बनता है, क्या आयरन की उपस्थिति में बनता है, या कैल्शियम, या मैग्नीशियम, या फॉस्फोरस। तो साथियों ध्यान रखिएगा क्लोरोफिल ना आपका मैग्नीशियम की उपस्थिति में बनता है। और यहाँ से ना इस सवाल को घुमा के भी पूछा जाता है कि क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है, ये सवाल भी पूछा जाता है। चाहे आपको किसी भी तरह पूछे क्लोरोफिल में क्या होता है, मैग्नीशियम होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। यानी इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन सी हो जाएगा। और आप बस प्यार से ये बता दिए कि आयरन किस में पाया जाता है, तो आप लोग को बता दे रहे हैं कि आयरन किस में पाया जाता है साथियों, ये आपका ब्लड में, किसमें, हमारे ब्लड में आयरन होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है ना उसमें आपका आयरन मौजूद रहता है। चलिए 14 के बाद बढ़ते हैं 15वां प्रश्न की ओर।
साथियों ये रहा 15वां प्रश्न कि किसी बल का कार्य शून्य कब होता है। देखिए कोई बल लगा रहे हैं और क्या बोला है कि कार्य जो है कार्य आपका शून्य होगा। तो शून्य कब होगा साथियों, जब आपका बल और विस्थापन समान दिशा में हो। तो ध्यान रखिएगा, जब जिस दिशा में आप बल लगा रहे हैं उसी दिशा में विस्थापन होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे तो कार्य शून्य होगा नहीं, यहाँ पे कार्य होगा और कार्य कैसा होगा साथियों, पॉजिटिव होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके देखिए जब विस्थापन ना हो, यानी आप बार बार क्या कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं बल लगा रहे हैं लेकिन कार्य कुछ भी नहीं हो रहा है, जहाँ का वहीं है। तो साथियों क्या होगा, जब विस्थापन ना हो ये हो जाएगा, या फिर साथियों जब गति हो, या फिर साथियों जब त्वरण हो। तो देखिए ध्यान रखिएगा कि कार्य शून्य कब होगा। फॉर एग्जाम्पल एक बहुत बड़ा सा पत्थर है, आप क्या कर रहे हैं उसको ना अपने से अकेले खूब ताकत लगा रहे हैं, खूब ताकत लगा रहे हैं, लेकिन क्या हुआ फाइनली कि उसका ना कुछ भी विस्थापन नहीं हुआ, वो जहाँ का वहीं रह गया। तो साथियों बताइए आपके द्वारा कार्य कुछ होगा क्या, कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि जब विस्थापन क्या होगा, जब विस्थापन क्या हो जाएगा साथियों, ना हो, यानी जब विस्थापन नहीं होगा तो किसी बल का कार्य क्या हो जाएगा साथियों, शून्य हो जाएगा। यानी इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। और पहले वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पे कार्य होगा लेकिन कैसा कार्य होगा साथियों, पॉजिटिव कार्य होगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलेंगे 15 के बाद 16वां प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। साथियों 16वां प्रश्न आपके सामने में आ चुका है कि जल में HCl घोलने पर कौन से आयन बनते हैं। देखिए जल में HCl अगर आप घोलिएगा साथियों तो कौन सा आयन बनेगा, क्या आपका हाइड्रोक्साइड OH माइनस और Cl माइनस, या फिर H प्लस और Cl माइनस, या फिर साथियों H माइनस और Cl प्लस, या फिर साथियों Na प्लस और Cl माइनस। तो देखिए इन दोनों को अगर आप मिलाइएगा Na प्लस और Cl, तो ये तो आपका NaCl हो गया। यहाँ पे NaCl की बात हो नहीं रही है इसलिए इसको हटा दीजिए साथियों। देखिए H प्लस और Cl माइनस होगा नहीं साथियों। ध्यान रखिएगा आपका जो हाइड्रोजन है और क्लोरीन है साथियों, तो क्लोरीन आपका ना अधातु है। जब क्लोरीन अधातु होगा तो इसमें हमेशा जो भी अधातु होता है ना, अधातु में हमेशा ना माइनस चार्ज होता है। इसलिए माइनस चार्ज होता है क्योंकि वो क्या करता है साथियों, वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। और आप जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा उस पर माइनस चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन को देता है उस पर प्लस चार्ज। तो क्लोरीन तो आपका क्या है साथियों, अधातु है, इसलिए उस पर क्या होगा, माइनस चार्ज। तो देखिए पहला ऑप्शन को आप देखिए, यहाँ पे HCl को तोड़ रहा है तो OH की तो कोई बात होगी नहीं, इसको भी आप काट दीजिए। हालांकि यहाँ पे Cl माइनस में था लेकिन OH की यहाँ पे कोई बात नहीं है, इसको काटिए। दूसरा ऑप्शन देखिए साथियों H प्लस और Cl माइनस, बिल्कुल ये वाला आपका सही है साथियों, H प्लस और Cl माइनस, यानी HCl जब जल में HCl घोलने पर कौन से आयन बनेंगे, तो H प्लस और Cl माइनस बनेगा। यही इस सवाल का जवाब हो जाएगा। अब चलिए C वाला ऑप्शन का भी बात कर ले रहे हैं। तो देखिए Cl प्लस नहीं होगा साथियों, क्योंकि Cl माइनस होगा। Cl माइनस इसलिए होगा क्योंकि क्लोरीन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, और आप जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उस पर कैसा चार्ज होता है, माइनस चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन को देता है उस पर प्लस चार्ज होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और देखिए जो आपका धातु होता है ना साथियों, धातु क्या करता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन को देता है, इसलिए धातु पर पॉजिटिव चार्ज होता है। और जो अधातु होता है, अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, इसलिए अधातु पर कैसा चार्ज होता है साथियों, उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। इन सभी बातों को भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए 16 के बाद बढ़ते हैं 17वां प्रश्न की ओर। ये लीजिए प्रश्न संख्या 17 आपके सामने आ चुका। जवाब दीजिए कि प्रकाश के अपवर्तन में कोण आपतन और कोण अपवर्तन के बीच कौन सा संबंध होता है जब प्रकाश हवा से पानी में होता है। फटाफट इस सवाल को आप जवाब दिए साथियों कि प्रकाश के अपवर्तन में कोण आपतन और कोण अपवर्तन के बीच कौन सा संबंध होगा जब प्रकाश हवा से पानी में होगा। तो साथियों आप लोग जवाब दीजिए। देखिए हम लोग यहाँ पे डायग्राम बनाने का कोशिश कर रहे हैं। ये आपका क्या बोला है कि प्रकाश के अपवर्तन में कोण आपतन और कोण अपवर्तन के बीच कौन सा संबंध होता है जब प्रकाश हवा से पानी, यानी यहाँ पे हम लोग हवा मान लेते हैं साथियों, और ये आपका क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग एक ना क्या करते हैं, अभिलंब इसको ले लेते हैं। उसके बाद क्या बोला कि हवा से पानी में ना, जब हवा से इस तरह से आपका ये पानी में आएगा ना साथियों, तो ये आपका इस तरह सीधे नहीं जाएगा बल्कि क्या करेगा, थोड़ा अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा साथियों। यानी जो यहाँ पे आपका आपतन कोण था और जो ये आपका अपवर्तन कोण बन गया ना साथियों, आपतन कोण क्या हो जाएगा, ये ज़्यादा होगा, और अपवर्तन कोण का मान क्या हो जाएगा साथियों, कम हो जाएगा। अब आप ऑप्शन में देखिए कि ऐसा ऑप्शन कहाँ पे है साथियों, ऐसा ऑप्शन कहाँ है, तो क्या है कि जो कोण अपवर्तन कोण है, ये जो अपवर्तन कोण ग्रेटर देन आपतन कोण नहीं साथियों, अपवर्तन कोण, ये जो आपका अपवर्तन कोण है ये वाला अपवर्तन कोण है ना साथियों, ये आपका ग्रेटर नहीं होगा बल्कि लेस होगा। तो पहला वाला आंसर को आप काट दीजिए। क्या साथियों कोण अपवर्तन कोण और आपतन कोण बराबर होगा, बिल्कुल नहीं, बल्कि प्रकाश के परावर्तन में होता है क्या आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी देखिए साथियों, कोण अपवर्तन यानी ये वाला जो कोण है वो छोटा होगा कोण आपतन से, बिल्कुल ये वाली बात बिल्कुल सही है साथियों। लेकिन हम लोग ऑप्शन डी की ओर भी जाएंगे, इसको भी देखते हैं। दोनों कोण 90 डिग्री का होगा, कभी नहीं साथियों, ये आपका बिल्कुल गलत है। तो इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो बताइए आप लोगों को कैसा लगा आज का सेशन। चलिए 17 के बाद बढ़ते हैं 18वां प्रश्न की ओर।
चलिए साथियों फटाफट यहाँ से और 2-3 सवाल बचा है। बताइए कि ब्लू विट्रोल, जिसको ब्लू विट्रोल कहते हैं, नीला तोता, किसका सामान्य नाम है? क्या आपका कॉपर सल्फेट का है, फेरस सल्फेट का है, जिंक क्लोराइड का है, सिल्वर नाइट्रेट का है? फटाफट आप लोग बताइए कि ब्लू विट्रोल जो है किसका सामान्य नाम है? तो साथियों ब्लू विट्रोल जो है ना वो आपका कॉपर सल्फेट का है। किसका? कॉपर सल्फेट यानी CuSO4.5H2O। ये आपका क्या हो जाएगा साथियों? ब्लू विट्रोल हो जाएगा, यानी नीला तोता हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ेंगे 18 के बाद 19वां प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। ये रहा 19वां प्रश्न। जवाब दीजिए कि जब किसी चालक में विद्युत धारा बहती है तो उसके चारों ओर क्या उत्पन्न होता है? देखिए एक तार है साथियों, जब इससे आप क्या कीजिएगा, करंट फॉलो कीजिएगा, करंट जब पास कीजिएगा तो इसके चारों ओर क्या उत्पन्न होगा? क्या इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, या गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र उत्पन्न होगा, या प्रकाश तरंग, या फिर साथियों ध्वनि तरंग? तो देखिए आप सबको पता है कि जब एक तार से ना आप करंट पास करते हैं तो उसके चारों ओर क्या हो जाता है? चुंबकीय क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र साथियों? चुंबकीय क्षेत्र इसके चारों ओर उत्पन्न हो जाता है। यानी इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे 19 के बाद 20वां प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। ये रहा 20वां प्रश्न आपके सामने में। क्या है साथियों कि डीएनए का कार्य क्या है? बताइए डीएनए का क्या कार्य है? क्या यह ऊर्जा उत्पादन करता है, या फिर हार्मोन बनाना है इसका काम, या फिर आनुवांशिक सूचना का वहन करता है, या फिर प्रोटीन का निर्माण करता है? तो साथियों देखिए डीएनए का कार्य क्या है? ये आपका आनुवांशिक सूचना का वहन करता है। आनुवांशिक सूचना का वहन करता है, इसलिए इसको जेनेटिक मटेरियल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जेनेटिक मटेरियल कहा जाता है, क्योंकि ये माता पिता के गुण को बच्चों तक लाने का काम कौन करता है साथियों? आपका डीएनए ही करता है। और डीएनए के बारे में जान लीजिए कि इसका पूरा नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। साथियों ये था आज के सेशन का अंतिम प्रश्न। फिर तो बताइए आप लोगों को आज का सेशन कैसा लगा। फिर मिलेंगे इसके बाद अगले वीडियो में साथियों। जब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।